स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है मतलब जो चैप्टर है ये 12th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हमने बोला था है ना कि अप्रोक्स 7 या 8 तारीख मतलब 6 तारीख को हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। हमने बोला था 2 या 3 दिन में आपका केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट है। इस चैप्टर का नाम होगा सॉलिड स्टेट। एस फॉर सॉलिड होता है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। तो हमें पता है कि मैटर का 3 स्टेट्स होते हैं, इसी में सॉलिड आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था लिक्विड एंड गैस के बारे में। सो वी डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ लिक्विड एंड गैसेस। ओके, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। पहली बात, इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है वो तो आपको पता है, या फिर मैं और ज्यादा इलोबरेट करूंगा? पहले इस चीज को मैं समझ लेते हैं हम लोग। रिजिड होता है ना, और इसका फिक्स्ड शेप होता है, रिजिड होता है और वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड रिजिड होता है, रिजिड रिजिड ही होता है। फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसको मेंशन कर लेना है ना। अगर हमने प्रेशर भी अप्लाई किया ना किसी सॉलिड को, है ना, तो उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप टेबल ले लो, चेयर ले लो एंड अप्लाई द फोर्स, उस पर कितना भी फोर्स आप लगा रहे हो ना, उसका जो शेप होगा, टेबल का जो शेप है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ये पहला हो गया एग्जाम्पल, चेयर, टेबल एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। सॉलिड, अगर कोई भी मैटर सॉलिड है तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, टू थिंग्स पे। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? तो सॉलिड का फॉर्मेट्स कुछ ऐसा है, उसके इनसाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो इस तरह से अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट है इनका। ये अरेंजमेंट के बीच में आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। अगर आपने इस दोनों के बीच का जो जगह है ना, उस जगह को चेंज किया, चेंज करने का मतलब क्या होता है? ये पार्टिकल्स यहां पर है, ये पार्टिकल्स यहां पर है, अगर तुमने इस पार्टिकल्स को ले जाकर के यहां रख दिया तो ये फ्लो करने लगेगा। फ्लो करने का मतलब ये लिक्विड में चला जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, आपने लिक्विड में पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि जो आइस होता है, आइस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, है ना। जब आपने उसको हीट दिया, हीट देने से व्हाटएवर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर, देन क्या होगा? हीट के चलते ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनका स्वरूप ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा। ज्यादा स्पेस हो गया। अब ये पहले तो ये देखो मूव करना, इसमें भी वो चाहते हैं, फोर्स अप्लाई करते हो तो, लेकिन जगह नहीं है ना, इससे टकरा के फिर जगह पे आ जाएंगे। ये बगल वाला बगल वाले से टकराएगा और ये पूरा पैक्ड होता है, तो ये भी लास्ट में बाउंड्री इसको जाने नहीं देता है। तो फिक्स शेप, अगर हिलना भी चाहता है तो वहीं पर हिल के रह जाएगा वो, समझ रहे हो ना। अगर पार्टिकल्स को तुमने हटाया तो वो हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये चीज यहां पर है। तो फिक्स्ड शेप यही हमने बताया। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर एटॉमिक जो स्पेस है वो कम है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर एक्चुअली में फोर्स हमने लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ही तो हो रहा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये ज्यादा होता है इसमें सॉलिड स्टेट में। और दूसरा थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी ये कहता है कि मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देखते हैं और भी, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है ये, है ना। जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के इनसाइड में, है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, वेरी वेरी क्लोज्ड, बहुत ही नजदीक होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। यहां पर हम कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, इट मींस उसके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, ये चीज हो सकता है। अब यहां से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट के अनुसार, है ना, सॉलिड की कैटेगरी कितनी होती है, मतलब उसको कैटेगराइजेशन करना है। आई मीन टू से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, यहां पर किसका हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। तो सॉलिड हमारा यहां अगर हम बात करते हैं, सो दे आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, ओके। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन, solids, and second one is amorphous solid. So we have two things, two types of solids, crystalline and amorphous. सिर्फ हमको डिफरेंस में इसको लेना है, आफ्टर दैट एमोर्फस सॉलिड हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस के बाहर है ना, हमें इस पर फोकस करना है, बट इंट्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी होगा है ना, ये क्या हो सकता है, डेफिनिट अरेंजमेंट होता है। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का डेफिनिट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इट मींस आई मीन टू से दैट अगर पार्टिकल्स यहां पर ऐसे पैक्ड है, ये ऐसे है, तो वट एवर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स विल बी सेम फ्रॉम हियर टू देयर, ओके। और ये जिस लेंथ में आ रहा है, जिस मतलब पैरेलली आ रहा है ना, ये ऐसे करके आ रहा है ना, तो ये भी ऐसा होगा, सेम पर होगा, सेम इसका एंगल होगा। अगर आप कहीं से भी इसको देखते हो तो सी हियर, ये थोड़ा सा उधर हो गया है, बट एग्जैक्ट होगा। ये भी यहां पर भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बट ये सेम है। अगर ये इस तरह से होता है कि अगर आपने इसको कट किया, यहां से भी अगर कट किया आपने, ये यहां से कट किया, तो ये थोड़ा सा टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं करना चाहिए, दो भाग में एकदम कट होगा, दो पार्ट में ये कट हो जाएगा। क्लीवेज आप कर रहे हो ना, तो दो पार्ट में ये चला जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स इस नाइफ के बीच में नहीं आएगा। वो तो इतना छोटा होता है तो आएगा ही नहीं, बट मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर आप इसको कट करते हो ना, दो पार्ट में हो जाएगा। और ये तो क्लीवेज हो गया, लेकिन दूसरी बात है डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स देख रहे हो ना, वट एवर द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स will be equal to this particles and this particles and will be equal to this particles and this particles। ये पूरा होल कंप्लीट शेप में जो होता है वो डेफिनिट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। इस तरह से सजा होता है सॉलिड, आई मीन टू से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तभी तो क्रिस्टल की तरह दिख रहा है तुमको, समझ रहे हो। तो यहां पर सेट अ पैटर्न होता है अरेंजमेंट, सेट अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। और यहां पर जो बनता है इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी है, हम उसकी बात बाद में करेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये बहुत ही लॉन्ग रेंज में होता है, ये ऐसे ऐसे करते जाएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। इसका मतलब आपने बताया है ना, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है एक्चुअली में, वो ऐसे ऐसे अरेंज होता है। इसके बाद से क्या होता है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने इसको हीट किया ना, तो ये सीधे लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। शार्प का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने इसको हीट किया ना, सीधे लिक्विड स्टेट में जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा करेगा, जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ज्यादा समझोगे। आइस को आपने 0 डिग्री सेल्सियस भी प्रोवाइड किया ना, तो ये सीधे लिक्विड में आ जाता है। ये नहीं, जैसे आपने 0 डिग्री ही दिया, आइस हमारा लिक्विड में स्टेट में आ गया, इसका मतलब शार्पली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये नहीं कि थोड़ा सा हीट करेगा, धीरे धीरे वो अपने आप को कंट्रोल करेगा तब वो चेंज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधे वो लिक्विड में आ जाता है। अगर आप उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर जाते हो तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो उस पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है ना। वह ये चीज, ये सारा पॉइंट किसका था,
क्रिस्टलाइन सॉलिड का था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड, है ना। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपके पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गया, 1 2 और ये 3 पॉइंट्स काफी है इसके लिए। एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस का पहला यहाँ लॉन्ग रेंज है ना, तो इसमें क्या आएगा, शॉर्ट रेंज। अच्छा, एक तो ये शॉर्ट रेंज हम समझ लेते हैं पहले, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है ये, यानी इसको हीट करोगे ना, तो हीट करते समय एक चीज देखना है इसमें, है ना, कि ये मान के चलो कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई पार्टिकल्स है, कोई मैटर है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या कर रहा है, मतलब वो कन्वर्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, पूरे पार्टिकल्स को हीट करेगा, धीरे धीरे हीट करता है। और जब पूरी तरह से हीट हो जाता है ना, तब जाकर के वो कन्वर्ट करेगा भी और नहीं भी करेगा, मतलब ज्यादातर केस में नहीं करता है इसमें। ये हमारा एमॉर्फस में आता है। तो एमॉर्फस में इतना ही देखना है। अभी हम दिखाते हैं आपको इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। जैसे इसमें डेफिनिट था ना, इसमें कैसा होगा, एमॉर्फस में कैसा होगा। तो देखो एमॉर्फस में रैंडमली होता है। अगर एक पार्टिकल्स यहां है तो दूसरा यहां हो सकता है, तीसरा यहां हो सकता है, चौथा यहां पर, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां, आठवां, देख रहे हो ना, कहीं का कहीं है, कहीं का कहीं है। ये फिक्स्ड शेप नहीं है, मतलब फिक्स्ड स्पेस नहीं है इसके बीच, इसके बीच, समझ रहे हो। तो एक्चुअली में क्या होगा, इसको आप स्ट्रेच करोगे ना तो ये खिंचाएगा रबड़ की तरह, समझ रहे हो ना, रबड़ की तरह तुम खींच सकते हो। तो एमॉर्फस में हमारा एग्जांपल में रबड़ आता है, इसके एग्जांपल में रबड़ आ सकता है और ग्लास आ सकता है। ग्लास भी वैरायटी के ग्लास है हमारे पास। गोरिल्ला ग्लास अलग होता है, वॉच में ग्लास अलग होता है, देखने के लिए ग्लास अलग है, वो भी ग्लास ही है, मिरर में आता है लेकिन ग्लास होता है उसमें। तो ग्लास के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, सबका अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर यहाँ वो पिघल के लिक्विड बना रहा है ना, तो तुम अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ, कहीं भी ले जाओगे ना, 0 डिग्री पे वो लिक्विड बना सकता है। हम यही बात करते हैं, ग्लास कहीं अगर देखते हैं वैरायटी, तो वॉच का ग्लास का अलग होगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना। गोरिल्ला ग्लास में भी अलग अलग कैटेगरी आ गया, 1.2 गोरिल्ला ग्लास, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, इस तरह से करके आता है आगे, समझ रहे हो ना। तो इसमें सारा एग्जांपल आता है। तो ये सारे के सारे एमॉर्फस में आते हैं। और इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, तो पूरे रेंज क्या होता है, टेम्परेचर तो सबसे पहले उसको सर्वाइव करेगा, जो पार्टिकल्स उसको सेकेगा बढ़िया से, हीट करेगा, सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी में आएंगे, तब जाके मूवमेंट इसमें शुरू होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। एक और बात है, क्लीवनेस देखते हैं। अगर आप काटते हो ना, रबड़ अगर ले लो, अगर यहाँ पर अगर नाइफ से आप काटते हो बीच से ना, नहीं कटेगा, वो छिटक जाता है। जैसे काटने जाओगे ना तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका छिटक जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। ऐसे काटते हो तो कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा, जो रबड़ मिटाने वाला होता है ना, वो चीज, समझ रहे हो। तो ये तो हमारा पूरा थियरी बेसिस है, पूरा कंप्लीट रूप से थियरी बेस्ड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसको भी कैटेगराइज किया गया है ना। जब वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद से इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। ये सारा थियरी बेस्ड है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।